गायत्री की एक नहीं बल्कि दो बहुएं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने घर में सुकून और शांति नहीं थी, क्योंकि उसकी दोनों बहुओं का एक ही नाम था। एक दिन वो अपनी बड़ी बहू राधा को आवाज देती है, तो उसकी छोटी बहू वहाँ आ जाती है और बोलती है, जी माँ जी कहिए, आपने मुझे बुलाया? मैंने कब तुझे बुलाया? मैंने तो बड़ी बहू को बुलाया था। माँ जी अभी आपने ही तो कहा राधा बहू इधर आ। जब मैं आ गई हूँ तो आप बोल रही हो कि मैंने आवाज नहीं दी। ये बात तो गलत है ना माँ जी। छोटी बहू शायद तो भूल गई है कि तेरा और तेरी जेठानी का नाम एक ही है। मैंने बड़ी बहू को बुलाया था। अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। जेठानी जी का भी नाम यही है जो मेरा है। मुझे लगा आपने मुझे बुलाया है। अब पता चल गया ना, तो अब जा अपना काम कर। अपनी बड़ी जेठानी को भेज दे। जी माँ जी जाती हूँ और अभी जेठानी जी को भेजती हूँ आपके पास। गायत्री की छोटी बहू राधा इतना कहकर रसोई में जाती है और अपनी जेठानी राधा से बोलती है, जेठानी जी यहाँ का काम छोड़िए और माँ जी के पास जाइए। वो आपको कब से बुला रही हैं। हाय राम, मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया। अब तो माँ जी मेरी जान ही ले लेंगी। जेठानी जी इसलिए कहती हूँ कि कानों से ब्लूटूथ निकाल दिया करो, वरना किसी दिन बहुत अच्छी वाली डांट पड़ेगी आपको। तुम सही कह रही हो, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। क्या करूँ, मेरी आदत है ब्लूटूथ लगाने की, क्योंकि इससे काम जल्दी हो जाता है मेरा। आपको जो देखना होगा बाद में देखना, अभी माँ जी के पास जाइए। हाँ हाँ अभी जाती हूँ। गायत्री की बड़ी बहू राधा रसोई से भागते हुए अपनी सास के पास आती है और बोलती है, हाँ माँ जी कहिए, देवरानी जी ने बताया कि आपने मुझे बुलाया है। बड़ी जल्दी आ गई बड़ी बहू, मुझे तो लगा था कल तक ही आएगी तू। माफ करिए माँ जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी, वरना मैं सब काम छोड़कर आ जाती। बताइए क्या काम है। कुछ नहीं, आज माला की बहू की गोद भराई है, तो उसने कहा था कि अपनी बड़ी बहू को ले आना, इसीलिए तुझे आवाज दे रही थी कि जल्दी से तैयार हो जा। समीर हमें लेने के लिए आता ही होगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। तब तो तूने उसकी बहू के लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया होगा। नहीं माँ जी, जब मुझे जाना ही नहीं याद था तो तोहफा कहाँ से लेकर आती मैं। इस घर में दो दो बहुएं हैं, लेकिन फिर भी हर चीज मुझे ही याद रखनी पड़ती है। पता नहीं आगे क्या होगा। माँ जी 1 मिनट, अभी ले आती हूँ, उसके बाद जाकर तैयार हो जाएंगे। नहीं नहीं बहू, तुम मुझ पर इतना बड़ा एहसान मत कर, वरना आज की डेट में हम जा ही नहीं पाएंगे। तू जाकर तैयार हो जा, मैं समीर को बोल दूंगी, वो आते हुए कुछ पैक करवा लाएगा। माँ जी आप कितना दिमाग लगा लेती हैं तुरंत ही, ये सही रहेगा। मैं जाती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। गायत्री की बड़ी बहू राधा अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है और गायत्री अपने छोटे बेटे समीर को फोन करके गिफ्ट लाने को बोलती है। थोड़ी देर बाद समीर गिफ्ट लेकर आता है और अपनी माँ से बोलता है, अगर आप लोग तैयार हो चुके हो तो जल्दी चलिए। आप लोगों को माला आंटी के घर छोड़कर मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। हाँ बेटा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन बस तेरी भाभी तैयार नहीं है। वो आ जाए बस हम चल देंगे फिर। माँ, मैंने आप लोगों को कितनी देर पहले कॉल करके बता दिया था कि तैयार रहना, लेकिन आप लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। सही कहते लोग, किसी के साथ भी चले जाओ, लेकिन औरतों के साथ कहीं मत जाओ। अगर तुझे अभी से मुंह बनाना है तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, चली जाऊंगी अकेले। अरे माँ गुस्सा मत करो, मैं लेके चलूंगा ना आप लोगों को। माँ जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं। बहू हम गोद भराई के फंक्शन में जा रहे हैं। माँ जी मुझे भी ले चलिए ना, मैं अकेले ही क्या करूँगी। सभी लोग चले जाएंगे तो घर कौन रहेगा, और तू अभी नई बहू है, मैं तुझे हर जगह नहीं ले जा सकती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अपनी सास की बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद उसकी सास और जेठानी वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन गायत्री की छोटी बहू की लड़ाई उसकी पड़ोसन शांति के बेटे से हो जाती है। अगर आज के बाद तू ऐसे गली के नुक्कड़ पर खड़ा हुआ दिखाई दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे दिन लड़कियों को ताड़ने के सिवा तुझे और कोई काम नहीं है क्या। भाभी जी आपने मेरे ऊपर हाथ उठा के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुझे जैसे ना जाने कितने लड़कों को ठीक किया है मैंने। तुम क्या चीज हो, आज के बाद तुम दिखो तो सही। ना तुम्हें जेल भिजवाया तो मेरा नाम भी राधा नहीं। निकलो यहाँ से। भाभी जी अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, अभी आप मुझे जानती नहीं है। अरे जा जा, तेरे जैसे धमकी देने वाले बहुत मिलते हैं मुझे। मैं तेरी इस धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, ये धमकी तू कहीं और जाकर दे। उस समय वो सभी लड़के वहाँ से चले जाते हैं
लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता है और अगले दिन सुबह गायत्री की दोनों बहुओं को उठने में बहुत देर हो जाती है। तभी उसकी बड़ी बहू अपनी देवरानी से बोलती है, देवरानी जी, अगर आज तुम रसोई का काम अकेले देख लो तो मैं मंदिर होकर आती हूँ। तुम आज मंदिर नहीं जाओगी ना तो तुम्हारा चल भी जाएगा, लेकिन मेरा नहीं चलेगा क्योंकि आज मेरा व्रत है। ठीक है जेठानी जी, कोई बात नहीं, आप चली जाओ, मैं यहाँ सब देख लूंगी। आप घर की या रसोई की चिंता मत करो। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में बहन जैसी देवरानी मिली है। मैं बस यूँ गई और यूँ आई, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। बड़ी बहू इतना कहकर बड़ा सा घूंघट लेकर मंदिर के लिए निकल जाती है। उसके घर से निकलते ही शांति का बेटा और उसके दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं और सुनसान रास्ता देखकर उसके पास जाते हैं। तभी शांति का बेटा उससे बोलता है, आपका नाम राधा है ना? आप गायत्री आंटी की बहू है ना? हाँ, मैं राधा हूँ और मैं गायत्री जी की बहू हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कैसे जानते हो? अभी बताता हूँ। सभी लड़के उसका मुंह पकड़कर उसे उठा ले जाते हैं और बिना चेहरा देखे ही उसे रस्सी से बांधकर अपने अपने घर चले जाते हैं। भाभी उस दिन बहुत उछल रही थी ना, अब जब अपने घर वालों से दूर रहेंगी कुछ दिन तब पता चलेगा। बहुत देर हो जाने पर अपनी जेठानी के घर ना लौटने पर वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी सास गायत्री उसे आवाज देती है। वो भागते हुए अपनी सास के पास आती है। गायत्री अपनी छोटी बहू का चेहरा देखकर बोलती है, तुझे क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? लड़ाई हुई क्या तुम दोनों देवरानी जेठानी में? माँ जी, लड़ाई तो जब होगी जब जेठानी जी ही घर होंगी। बड़ी बहू घर पर नहीं है तो कहाँ गई? तुम दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है और कुछ नहीं। माँ जी गुस्सा मत करिए, आज जेठानी जी का व्रत था इसलिए वो मंदिर गई थी, लेकिन शाम होने को आई है, अभी तक वो आई नहीं है। मुझे तो चिंता हो रही है। वो सुबह से घर पर नहीं है, मुझे अब पता चल रहा है। तुम दोनों में से किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ जी गुस्सा मत करो, पहले जेठानी जी को ढूंढो। तू सही कह रही है बहू, इस टाइम समीर भी घर पर नहीं है, अकेले मैं क्या करूँगी? एक काम करते हैं, मंदिर चलते हैं, वहीं चलकर कुछ पता चलेगा। आप सही कह रही हैं माँ जी। गायत्री अपनी छोटी बहू को लेकर अपनी बड़ी बहू को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। तभी घर वापस आते हुए वो दोनों शांति के बेटे को किसी से बात करते हुए सुन लेते हैं। उसका मुंह ठीक से बांध कर रखो, वरना अगर चिल्ला दिया तो हमें बहुत मार पड़ेगी। मुझे उसे इतना ही परेशान करना है जितना उसने मुझे किया था। सबके सामने थप्पड़ मारा था ना उसने मुझे, अब पता चलेगा कि उसने किसे थप्पड़ मारा था। आप यहाँ? तो हमने किसे उठा लिया? वो मेरी जेठानी है, हम दोनों का नाम एक जैसा है, इसलिए तुझसे ये गलती हुई होगी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो सभी लड़कों को जेल भिजवा देती है और अपनी जेठानी को छुड़वा लेती है, लेकिन उस दिन के बाद से दोनों अपना नाम ही बदल लेती हैं, जिससे गायत्री को भी खूब सुकून मिलता है और उनके घर का माहौल भी शांत हो जाता है। पूनम हर दिन की तरह आज भी अपने घर का सारा काम करने के बाद हॉल में अनुपमा चलाकर बैठी होती है और अनुपमा देख रही होती है। तभी कुछ समय बाद पूनम की सास कोकिला बाहर से घर आती है और वो देखती है कि पूनम रो रही है। ये देखकर कोकिला अपनी बहू से कहती है, बहू तू ठीक तो है? क्यों सुबह सुबह मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? माँ जी, मेरी अनुपमा की सास ने उसे घर से निकाल दिया, अब कहाँ जाएगी बेचारी। मुझे लगा तेरा बाप मर गया है जो तू ऐसे रो रही है। भगवान बचाए तुझसे और तेरी अनुपमा से। माँ जी, आप क्या जानो बेचारी अनुपमा का दर्द। आप भी तो एक सास ही हो ना। हाँ हाँ, चल जा, अब जा जाकर चाय बना ले। ये सुनकर पूनम टीवी को गले लगाकर कहती है, अनुपमा मैं अभी माँ जी की चाय बनाकर आती हूँ, तब तक तुम खुद को संभालो अनुपमा। ये बोलकर पूनम दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और ये देखकर कोकिला अपने आप से कहती है, ना जाने मेरी बहू ये सब नाटक कब छोड़ेगी। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे टीवी वाले इसके सगे हैं और इस पर जो भी दिखा रहे हैं वो भी सच है। ये बोलकर कोकिला टीवी देखने लगती है। तभी कुछ समय बाद पूनम अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है, जो टीवी देख रही थी। ये देखकर पूनम अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, माँ जी अब मुझे अनुपमा देखने दो, बेचारी न जाने कहाँ रहने जाएंगी, उसके बच्चे भी तो उससे प्यार नहीं करते। हाँ हाँ देख ले, कहीं जगह ना मिले तो उसे घर ही बुला लियो बहू। माँ जी मैं तो आपको गलत ही समझती रही थी, आप तो कितनी अच्छी हैं। लेकिन माँ जी अनुपमा बहुत हिम्मत वाली है, वो भी छोड़ेगी नहीं अपनी सास को।
ये सब देखकर तू जो मुझ पर अपने पैतरे अपनाती है ना, वो मैं चलने नहीं दूंगी। देर रात करीब 1 बजे हॉल में बैठकर अकेले पूनम अनुपमा देख रही थी। तभी पूनम का पति राजेश पूनम से कहता है, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रात के 1 बज रहे हैं, तुम हॉल में अकेले क्या कर रही हो? तभी राजेश जैसे ही पूनम के कंधों पर हाथ रखता है, वैसे ही बालों को आगे किए बैठी पूनम अपने पति से कहती है, तुम मेरे राजेश नहीं हो, तुम्हारा उस गौरी मैडम के साथ चक्कर चल रहा है ना, लेकिन मैं भी अनुपमा हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती। ये देखकर राजेश भूत भूत चिल्लाता हुआ भाग जाता है और ये देखकर पूनम जोर जोर से हंसते हुए खुद से कहती है, क्या एक्टिंग की है, ऐसे ना इन्हें डरा के रखूंगी ताकि ये किसी और को देखे भी ना और ना ही वनराज की तरह मुझे छोड़कर जाएं। अगली सुबह जैसे ही राजेश अपनी पत्नी को यानी पूनम को देखता है, वैसे ही अपनी माँ के कमरे में जाकर उससे कहता है, माँ अब तो मुझे भी इससे डर लगने लगा है। क्यों, ये कोई चुड़ैल है? माँ तो कोई चुड़ैल से कम भी तो नहीं है। ये रात में 1 बजे बालों को खोलकर चुड़ैल की तरह बैठी थी। मैंने कहा क्या कर रही हो, तो ना जाने क्या बकने लगी। अच्छा, बहू की बात कर रहा है तू? आपको पता है कि इस पे कोई प्रेत आत्मा आती है? कोई भूत भूत नहीं आता इस पर। ये तो इसके सीरियल्स का असर है, जो ये देखती रहती है वही हम पर कॉपी करती है। तेरे साथ पहली बार हुआ है, ये तो मेरे साथ रोज होता है। देर शाम पूनम पड़ोस की विमला के साथ मार्केट जा रही थी। तभी कोकिला अपनी बहू को जाते हुए देखकर कहती है, बहू कहाँ जा रही है, वो भी बिना बताए? एक्सक्यूज मी माँ जी, मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, बाहर जाऊं, अकेले जाऊं, किसी के साथ जाऊं, जहाँ जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? क्या बोली? मुझे क्या? तेरी सास हूँ, समझी? ये तेरे बाप का घर नहीं है जो कहीं भी बिना बताए निकल जाएगी। माँ जी, आपको बहुत बड़ी गलत फैमिली है कि मैं अपने पिताजी को बिना बताए घर से बाहर जाती थी। पहली बात तो तू इंग्लिश की माँ बहन मत किया कर, और दूसरी बात ये कि क्या तूने मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है, जो नाचूं गाऊं, खेलूं, अकेले जाऊं, बाहर जाऊं लगा रखा है? कोकिला, इसीलिए कहती हूँ कि तू भी अनुपमा देखा कर। तेरी बहू अनुपमा के डायलॉग बोल रही है। मैं तो बहू से ज्यादा उस अनुपमा से परेशान हो चुकी हूँ। माँ जी, आप भी क्यों नहीं चलती हैं मार्केट? जल्दी आ जाएंगे। अपना क्लास देखा है, एक झोला टांग लिया करती है और चल पड़ती है बक बक करते हुए मार्केट। तेरे साथ जाने से अच्छा है मैं घर ही रहूं। माँ जी, आप मुझे क्लास सिखा रही हैं। यही बहू आपको शादी से पहले तक तो आइटम लगती थी। तब मुझे पता नहीं था ना कि कांदे के भाव में पनीर लूंगी तो ऐसे ही मिलेगी। बहू, क्या तू भी अपनी सास से बहस करने में लगी हुई है? चल जल्दी, लेट हो गया है हमें। तभी विमला और पूनम मार्केट जाने के लिए निकल पड़ते हैं और मार्केट से सामान लेने के बाद दोनों को आने में लेट हो जाता है। तभी रास्ते में पूनम और विमला को चोर मिलते हैं। सुनसान रास्ते में जो विमला और पूनम को रोककर विमला के गर्दन पर चाकू रखते हुए पूनम से कहते हैं, ये शानपति यहाँ नहीं दिखाने का, जितना भी रोक रहा है ना इधर रख देने का। ये 2 टके की बदमाश, मेरे को नहीं मालूम कि ये तेरा चवन्नी वाला रामपुरी चाकू किसी काम का है भी या नहीं। कौन बोल रहा है? काट डालेगा इस बुड्ढी का गला, आगे नहीं बढ़ने का। मैं भी तेरे को कब से समझाए जा रही है, अपने को भी आती है ये तेरी तरह बात करना। मस्त लगा ना? ए चुप कर शानी, चुपचाप पैसे निकाल और इसको ले और निकल जाए यहाँ से। बहू दे दे जो भी तेरे पास है, वरना ये मुझे मार देगा। ऐसे कैसे मारेगा ये आपको आंटी जी? मैं हूँ ना। मैं हूँ ना क्या? तू क्या चीफ मिनिस्टर है यहाँ की? नहीं, मैं यहाँ की वो औरत हूँ जो अपना पत्नी धर्म निभाते हुए यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है। मैं वो बहू हूँ जो अपनी सास के खांसने से पहले पानी ला कर देती है। मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों पर आने वाली मुसीबत को पहले ही भाप लेती है। मैं वो पड़ोसन हूँ जो अपने सामने ही अपनी पड़ोसन विमला आंटी का गला कटने से बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, क्योंकि अनुपमा ये सब करती है। अरे चुप कर शानी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वैसे ये अनुपमा कौन है? स्टार प्लस नहीं देखा? वही अनुपमा जिसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। ये बोलकर पूनम नीचे बैठ जाती है और रोते हुए नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर चोर की आंखों में डाल देती है। और मिट्टी चोर की आंखों में तो जाती है, लेकिन विमला की आंखों में भी हल्की सी चली जाती है। और विमला पूनम से कहती है, बहू क्या किया तूने? खुद को अनुपमा बताती है, लेकिन काम सारे तेरे राखी सावंत वाले हैं। पूनम विमला का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मेरे साथ भागो अब आंटी जी। ये बोलकर पूनम विमला का हाथ पकड़कर भागने लगती है और जैसे तैसे घर पहुंचती है।
जहाँ कोकिला अपनी बहू पूनम का इंतजार कर रही थी। तभी कोकिला अपनी बहू को डरे हुए हॉल में देखकर कहती है, किसका घर लूट कर आ रही है? तू जैसी थी वैसे इस विमला की बच्ची को भी बना दिया। इस उम्र में दौड़ रही है, शोभा देता है क्या दोनों में से किसी को? माँ जी, हमारे पीछे एक गुंडा पड़ गया था और वो हमसे पैसे मांग रहा था, लेकिन आपकी बहू ने उसे धूल चटा दी। हाँ हाँ सही कह रही है कोकिला तेरी बहू, लेकिन वो धूल मैंने भी टेस्ट कर लिए। पानी दे दे मुंह पर मारूं, दिख नहीं रहा है कुछ भी सही से। क्या कह रही है? इसने और वो भी एक चोर को सबक सिखाया? हाँ हाँ कोकिला, इसने तो पहले ही उसे अनुपमा की कहानी सुनाकर पका दिया है और फिर उसकी आंखों में मिट्टी झोंक दी। अच्छा हुआ इसकी गर्दन पर उसने चाकू नहीं रखा, वरना जितना टॉर्चर उसने इसकी आंखों में मिट्टी डालकर नहीं किया होगा, उतना टॉर्चर तो वो अनुपमा की कहानी सुनकर हो गया होगा। माँ जी, मैंने आज विमला आंटी को बचा लिया, क्योंकि अनुपमा सबका भला चाहती है। चाहे उसकी सास उसे 100 ताने मारकर घर से निकाल दे या उसकी पड़ोसन उसकी सास की चुगली अनुपमा से करे, लेकिन अनुपमा में बहुत हिम्मत है। क्या मतलब तेरा? विमला मेरी बुराई करती है? अरे तेरी बहू कुछ भी बोलती है, हम तो पुराने दोस्त है ना कोकिला। सही किया जो आज मैंने केबल की तार ही हटवा दी, अब मेरे घर में शांति रहेगी। भले ही कोकिला ने अपने घर से टीवी के केबल का कनेक्शन हटवा दिया हो, लेकिन पूनम को कौन अनुपमा देखने से रोक सकता था? वो तो विमला के घर जाकर देख लिया करती अपनी प्यारी अनुपमा को। अंजलि एक गांव की रहने वाली साधारण लड़की थी, जिसकी शादी शहर में रहने वाले रजत से हुई थी। रजत एक पढ़ा लिखा और शहर का अमीर लड़का था। दोनों की शादी को अब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अंजलि की अभी तक पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी। तभी एक रोज उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इतने दिन हो गए तेरी शादी को और अभी तक ससुराल में तेरी पहली रसोई नहीं हुई। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। जैसा आप कहें माँ जी, बोलिए क्या बनाना है खाने में? जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो, और थोड़ी सी खीर, पूड़ी, हलवा, छोले की सब्जी, अगर मन करे तो बना लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा है मैं वही सब बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और फिर वो सभी के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद उसकी सास फिर से रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, खाना बन गया है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ जी, बस बन ही गया है, आप चलिए मैं परोसती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ बाहर, तू खाना ले आ। इतना कहकर मीनू वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर अंजलि खाना परोसने के लिए बर्तन देखती है। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर जाती है, जिसे वो खोलती है तो उसमें पीतल के काफी सारे बर्तन रखे थे, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे पीतल के बर्तन, पर ये सब यहाँ क्यों रखे हुए हैं? इन्हें तो बाहर होना चाहिए ना, लगता है काफी सालों से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना कहकर अंजलि उन सभी बर्तनों को बाहर निकाल लेती है और उन्हीं में सभी के लिए खाना परोस कर ले जाती है। ये देखकर मीनू अंजलि से कहती है, अरे बहू, ये क्या है? तुझे ये पीतल के बर्तन कहाँ से मिल गए? वो माँ जी ये न किचन में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन बर्तनों का इस्तेमाल कर खाना इन्हीं में परोस दूं। लेकिन बहू, हम इन बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं, ये बहुत पुराने बर्तन हैं। आजकल कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता, ये सब बस दिखावे के लिए रह गए हैं। लेकिन माँ जी, हमारे गांव में तो सब इन्हीं पीतल के बर्तनों में खाते हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन में खाना खाने से बहुत फायदा होता है शरीर को। इसलिए मैंने सोचा कि सभी को आज पीतल के बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। अरे हम सब इसमें खाना नहीं खाते हैं, हमें आदत नहीं है। ठीक है माँ जी, कम से कम आज तो खा लीजिए, कल से मत खाना आप पीतल के बर्तनों में खाना। तू इतनी जिद करती है तो ठीक है, खा लेती हूँ, लेकिन आगे से याद रखना। ठीक है माँ जी, याद रखूंगी, पर पहले आप ये खाना चखकर तो बताइए कि कैसा बना है। अंजलि की बात सुनकर मीनू खाना खाती है और अंजलि से कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, मजा ही आ गया ऐसा खाना खाकर। ये स्वाद तो बस गांव के खाने में ही आता है, शहर के खाने में कहाँ ये बात। सही कहा माँ जी आपने, गांव के खाने की तो बात ही अलग होती है। इतना कहकर दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह घर पर पड़ोस की जानकी आती है, जो मीनू से कहती है, मीनू बहन, और बताओ कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? बहू के घर में आ जाने के बाद तब तो आराम की जिंदगी बिता रही होगी ना तुम? हाँ जानकी बहन, सही कहा तुमने। बहू तो मेरी बहुत समझदार है, आते ही पूरा घर संभाल लिया उसने, किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मीनू बहन।
और बताओ बहन, कैसा चल रहा है? घर परिवार सब ठीक है ना घर में? हाँ मीनू बहन, सब ठीक है हमारे घर में। अरे जरा अपनी बहू से तो मिलवा दो। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ। जरा रुकिए। अंजलि, ओ अंजलि, बहू यहाँ आना। मीनू की बात सुनकर अंजलि भागकर आती है और जानकी को देखकर कहती है, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बहू, नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे मीनू बहन, तुम तो बिल्कुल सोने जैसे लाई हो बहू ढूंढकर। नए नक्श में भी इतनी सुंदर है और तो और संस्कारी भी तो लग रही है। बहू जरा एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लग रही है। हाँ हाँ लाती हूँ आंटी जी, बस 1 मिनट। अंजलि किचन में जाकर जानकी के लिए एक ग्लास पानी लेकर आती है, वो भी पीतल के ग्लास में। और ये देखकर मीनू कहती है, अरे बहू ये क्या, तू जानकी के लिए पीतल के गिलास में पानी ले आई है? अरे मीनू बहन, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है कि पीतल के बर्तनों में खाना खाने या पानी पीने से काफी सारी बीमारियां दूर होती है। इसलिए बहू मेरे लिए भी पीतल के गिलास में पानी लाई होगी। क्यों बहू, है ना? आंटी जी, मैं तो सभी को कहती हूँ कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करे, पर यहाँ किसी को आदत ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे इन्हें भी आदत ही हो जाएगी। चलो मीनू बहन, अब मैं चलती हूँ। घर के लिए भी बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। ठीक है बहन, ध्यान रखना अपना। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन अंजलि पीतल के बर्तनों में खाना खाया करती और बाकी सभी स्टील के बर्तनों में। एक दिन कुछ पीतल के बर्तन पुराने होने की वजह से खराब हो जाते हैं और अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो कुछ पीतल के बर्तन ना खराब हो गए हैं, तो क्या आप मुझे बाजार से कुछ बर्तन दिला देंगी? अरे बहू, तुझे भी पता नहीं क्या शौक है पीतल के बर्तन में खाने का। चल ठीक है, दिला लाती हूँ। अब दोनों सास बहू बाजार पीतल के बर्तन लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों जब पीतल के बर्तनों का रेट पूछते हैं तो दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतने महंगे ये पीतल के बर्तन हैं या सोने के? दाम तो देखो कितना ज्यादा बता रहे हैं। ये पीतल के बर्तन किसी काम के नहीं हैं, फिर भी देखो कितने महंगे हैं ये। माँ जी, ऐसा नहीं है, ये बर्तन बहुत काम के होते हैं। आपने कभी इनके बारे में अच्छे से नहीं जाना ना, इसलिए। अरे बहू, मुझे जानना भी नहीं है इनके बारे में, अब जल्दी से ले ले। इतना कहकर अंजलि बर्तन लेती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि के पति का बॉस घर पर खाना खाने आता है और उसे भी अंजलि पीतल के बर्तनों में ही खाना परोसती है। और उसके जाने के बाद उसका पति गुस्से से उससे कहता है, अरे ये तुमने क्या किया? बॉस को पीतल के बर्तन में खाना दे दिया। अब पता नहीं गुस्से में वो मुझे कुछ कहना दे, नौकरी से ना निकाल दे। हाँ बहू, तेरी ये गलत बात है। घर वाले तो ठीक हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं देना चाहिए ऐसे पीतल के बर्तन में कुछ भी। कहीं वो नाराज हो गए तो। इतने में ही रजत के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो पीतल के बर्तनों में खाना खाकर बहुत खुश होता है। साथ ही अंजलि की बहुत तारीफ भी करता है, जिसके बाद रजत अंजलि से माफी मांगता है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की सास मीनू की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी अंजलि जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और कहती है, देखिए डॉक्टर जी, अच्छी खासी तो जा रही थी माँ जी, लेकिन अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी। अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इन्हें बस हल्के फुल्के चक्कर आ गए जिस कारण ये गिर गई होंगी। और इनकी मैंने पहले रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा है इन्हें पेट से जुड़ी बीमारियां हैं। हाँ, वो काफी समय से हो रही है मुझे, लेकिन मेरी दवाई चल रही है इस बीमारी की। तभी डॉक्टर की नजर टेबल पर रखे पीतल के बर्तनों पर पड़ती है और वो कहते हैं, ये टेबल पर क्या है? पीतल का बर्तन है क्या? हाँ डॉक्टर जी, ये मेरी बहू इससे पानी पीती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आपके पास तो सभी बीमारी का आसान इलाज है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है तांबे के पीतल के बर्तनों में खाना पीना हमारे शरीर के लिए अद्भुत फायदेमंद होते हैं। पहले के जमाने में लोग ज्यादा लंबे समय तक इसीलिए जी पाते थे क्योंकि वह इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। और आपके पास पीतल के बर्तन है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करती होंगी, तभी आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है। जी डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से पीतल के बर्तन में ही पानी पीऊंगी और खाना भी खाऊंगी। कुछ दवाई लिखकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मीनू अंजलि से कहती है, बहू मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि सच में पीतल के बर्तन इतने फायदेमंद होते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो आपको पता चल ही गया ना
कि कितने फायदेमंद होते हैं पीतल के बर्तन। हाँ बहू, आज से मुझे भी तू पीतल के बर्तन में ही खाना देना और पानी भी। अब मीनू की पीतल के बर्तनों में खाना खाने वाली बहू अंजलि के साथ साथ मीनू और उसका पति भी पीतल के बर्तनों में ही खाना खाया करते। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।